मेरा नाम ही शिवजान है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल थी। तो वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल टॉक ओवर। तो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमेटेड कैरेक्टर्स के बारे में। बचपन में हमसे ये ज़रूर कहा गया कि इतना कार्टून मत देखा कर, दिमाग ख़राब हो जाएगा तेरा। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया कि हम इन एनिमेटेड कैरेक्टर से क्या सीख ले सकते हैं। तो नॉस्टैल्जिया भरे समंदर में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तो हो जाते शुरू। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एनिमेटेड कैरेक्टर्स के बारे में, जैसा आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे। तो शुरू करते हैं इस कैरेक्टर से, जो है, आप पहले ये इंट्रो देखिए। तो काफ़ी मज़ा आ गया नहीं, काफ़ी रिलैक्स मूड हो गया नहीं। हाँ, जब भी मैं ये इंट्रो देखता हूँ ना, काफ़ी मैं एकदम काम महसूस करता हूँ, स्ट्रेस एकदम दूर हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, एकदम ब्यूटीफुल इंट्रो है ऑसवर्ल्ड का। ऐसे ही ब्यूटीफुल दुनिया है ये ऑसवर्ल्ड की। आप इस दुनिया को देखोगे, मतलब इस कार्टून को जब आप देखोगे ना, तो इसकी दुनिया में आप खो जाओगे। इसके जो बिल्डिंग्स वगैरह बने हुए हैं ना भाई, मतलब आइसक्रीम की दुकान देखोगे तो आइसक्रीम के कोन के शेप में है, तो एक्वेरियम देखोगे तो एक फिश बॉल के शेप में है, शू की दुकान देखोगे तो शू के शेप में, मतलब ऐसे काफ़ी बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स भी इसमें है। और बहुत ही बढ़िया ये दुनिया बनाई गई है। और इसमें कैरेक्टर्स जो है वो अपने काम पे इतने फोकस करते हैं, अपने काम से मतलब अपने काम पे ही फोकस ज़्यादा करते हैं, दूसरे के कामों में टांग नहीं अड़ाते। लेकिन कभी किसी को मुसीबत आ जाए, कोई प्रॉब्लम में हो, तो एक दूसरे की मदद करना भी नहीं छोड़ते, कतराते भी नहीं, वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ऐसा ही हमारा कैरेक्टर ऑसवर्ल्ड भी है। काफ़ी जॉय नेचर और मतलब चीयरफुल मूड रहता है। कभी किसी की मदद करनी हो तो कभी भी कतराता नहीं है। वैसा एक एपिसोड आपको शायद याद होगा, गो कार्ट वाला एपिसोड। तो गो कार्ट वाले एपिसोड में ऐसा होता है कि सब अपनी गो कार्ट, यानी कि एक छोटी सी कार जैसा कुछ होता है, तो वो बनाते हैं और रेस लगाते हैं। तो सब लोग अपने अपने गो कार्ट बना के लाते हैं, ऑसवर्ल्ड भी लेके आता है। जब रेस चालू होती है तो ऑसवर्ल्ड जो थोड़ा पीछे रह जाता है, मतलब बाकी सब दूसरे जो कैरेक्टर है उसके कॉम्पिटिटर्स है वो उससे आगे जाते हैं और ये बोलते हैं कि रेस में हम आगे मिलेंगे, फिनिश लाइन पे मिलेंगे। छोटा सा मतलब टर्न मारते हुए जाते हैं, लेकिन आगे हर एक कैरेक्टर, ऑसवर्ल्ड को छोड़ के हर एक कैरेक्टर की गो कार्ट ख़राब हो जाती है। फिर भी ऑसवर्ल्ड जो है उन्हें अपने कार्ट में, मतलब गो कार्ट में बिठा लेता है और ये कहता है कि हम सब साथ में फिनिश लाइन को क्रॉस करेंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है सीखने के लिए ऑसवर्ल्ड से, कि भले ही वो उनके कॉम्पिटिटर्स ही क्यों ना हो, लेकिन वो उनके साथ, मतलब उनके साथ मिल के रेस पूरी करना चाहता है। कंपटीशन, वो रेस को पहले नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी को पहले रखना चाहता है। तो वो ऑसवर्ल्ड से हमें काफ़ी सीखने को मिलता है। तो अगला जो कैरेक्टर है वो है, ये इंट्रो सुन लीजिए। समंदर के अंदर पाइनएप्पल का A few moments later. हंस रहे होगे ना, ये इंट्रो है इतना फनी, और ये वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट शो है। इसको नहीं याद होगा यार, इसको देख देख के हम इतना हंसे हैं। और इसकी दुनिया तो भाई पागल ही है, एकदम क्रेजी है। अंडर वाटर वर्ल्ड जो है, मतलब एक ओशियन होता है, ओशियन में जो लोग इनके रहते हैं, मछलियाँ रहती है, स्पॉन्ज बॉब है, क्रैब होता है, स्क्विड होता है, ये सब समंदर में रहते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि जो उसमें जो स्टार फिश होती है वो एक पत्थर के नीचे रह रहा होता है, और पत्थर के अंदर भी उसका एक टीवी होता है और सोफ़ा होता है, जो कि वो देखता है और एंजॉय करता है। और भी क्रेजी बात ये बताओ कि ओशियन के अंदर एक ओशियन होता है, एक बीच होता है जहाँ पे ये लोग खेलते हैं। मतलब क्या ही क्रेजी दुनिया बनाई है इसके मेकर्स ने। बट इससे हम स्पॉन्ज बॉब से हम क्या सीख मिल सकते हैं, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि स्पॉन्ज बॉब जो है काफ़ी मतलब फ्रेंडली नेचर का तो होता ही है, एक दूसरे की मदद करने में भी कभी नहीं कतराता। लेकिन उसका जो वर्क, जब भी वो काम पे जाता है रेस्टोरेंट में, तो अपने वर्क के रिलेटेड काफ़ी डेडिकेटेड होता है। अगर आज आप अपनी जॉब कर रहे होगे तो शायद थक के घर पे आ जाओगे कि नहीं यार नहीं करना, मजबूरी में कर रहे होगे, शायद आप अपनी जॉब से प्यार भी नहीं कर रहे होगे। तो स्पॉन्ज बॉब से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपनी जॉब, जो भी हमारा काम है, उसे प्यार करें तो शायद हम वो बोरिंगनेस, वो स्ट्रेसफुलनेस, वो प्रेशर शायद हट जाए। तो उस रिलेटेड हम स्पॉन्ज बॉब से ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। और स्पॉन्ज बॉब की बहुत ही अच्छी एक क्वालिटी है फॉरगिवनेस की।
मतलब वो फ्रेंडली नेचर का तो है ही, लेकिन कोई उसे हर्ट करता है, कुछ बुरा बोल देता है, वो दुखी तो कभी कभी हो जाता है, बट दिल पे नहीं लेता, इतना हर्ट ज़्यादा नहीं होता, और वो माफ़ कर देता है सामने वाले का। एक एपिसोड आपको शायद याद होगा जिसमें वो स्पॉन्ज बॉब सबके साथ प्रैंक कर रहा होता है, लेकिन छोटे मोटे प्रैंक होता है तो लोग उससे मतलब खुल के हंसते ही है, उसे कोई मारता वारता नहीं है, तो ऐसे उसको वो प्रैंक करता है। लेकिन एक बार स्क्विडवर्ड भी उसके साथ प्रैंक करना चाहता है, लेकिन वो काफ़ी एक हाई लेवल मतलब बहुत ही ख़राब प्रैंक करता है, जिसमें उसे रस्सी से बांध देता है, उसको कचरे के डब्बे में फेंक देता है, तो जिससे काफ़ी दिल टूट जाता है स्पॉन्ज बॉब का, और आसपास जो लोग बैठे होते उनका भी मतलब वो भी काफ़ी बुरा मतलब स्क्विडवर्ड के बारे में सोचने लग जाते कि इसने इतना ख़राब कर दिया। No, I was just kidding, right? Oh man, poor kid. पर फिर भी स्पॉन्ज बॉब अगले दिन स्क्विडवर्ड को माफ़ कर देता है और फिर से दोस्त बना लेता है। तो ये एक काफ़ी बड़ी क्वालिटी है, किसी इंसान में भी होनी चाहिए कि हम फॉरगिवनेस की भावना रखें, कि किसी ने आपको हर्ट किया हो तो नहीं, शायद उसको सेकंड चांस या थर्ड चांस देना चाहिए। तो ये सीख हम स्पॉन्ज बॉब से ज़रूर सीख सकते हैं। तो अगला हमारा कैरेक्टर है सबका दुलारा, सबका लाडला शिनचैन। शिनचैन प्यारा 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 शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा सारे है कितना क्यूट। तो शिनचैन मेरे ख्याल से सबसे फनीएस्ट शो होना चाहिए। मेरे ख्याल से सब ने काफ़ी इन्जॉय किया है, शिनचैन ने हम सबको काफ़ी हंसाया है, लोट पोट कर गया है, मतलब भाई साहब बहुत ही क्रेजी कैरेक्टर है ये भी। बस कर, मेरी इतनी भी तारीफ मत। बट इससे हमें सीख क्या सकते हैं, मतलब इस 5 साल के कासुकाबे में रहने वाले बच्चे से हम क्या सीख सकते हैं। तो शिनचैन अगर कैरेक्टर आप देखोगे तो वो किसी के सामने फेक बिहेवियर नहीं रखता, ही नेवर फेक हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, मतलब जो उसके दिल में है वही वो खुल के बोल देगा। किसी को इम्प्रेस करने के लिए वो कुछ अपना बड़ा चढ़ा के नहीं बोलेगा, किसी को मतलब हर्ट ना हो तो अपनी फीलिंग्स नहीं दबाएगा, जो उसके इमोशंस है, एक्चुअल इमोशंस वो लोगों के सामने शो करता है। कोई फेक बिहेवियर, कोई फेक इमोशंस वो नहीं रखता, और वो अपनी लाइफ जो है ना फुलेस्ट इंजॉय करके जीना चाहता है, नहीं कोई दब के रहना, कोई प्रेशर में जीना चाहता है। तो ये चीज़ हम काफ़ी सीख सकते हैं शिनचैन से, मतलब जियो अपनी लाइफ फुल ऑन फुलेस्ट। शिनचैन एक काफ़ी एक्सप्रेसिव कैरेक्टर है, मतलब अपने इमोशंस फुल्ली एक्सप्रेस करता है। जब भी इसे कोई नई चीज़ भी करनी हो ना तो एकदम कॉन्फिडेंट रहता है, वो घबराता नहीं है। तो ये चीज़ भी हमें सीखनी चाहिए कि हम भी कोई नई चीज़ ट्राई करें, उसके बारे में हम क्यूरियस हो, मतलब जानने की कोशिश करें कि हाँ ये क्या चीज़ है। तो उस चीज़ को जानने के लिए मतलब उसको करने के लिए घबराना नहीं चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंटली वो हमें कर देनी चाहिए। शायद हो सकता है कि आप उसमें फेल हो जाओ, बट कोई बात नहीं, आप दूसरी बार भी ट्राई कर सकते हो। बस चीज़ ये है कि कॉन्फिडेंटली उसे करो, घबराओ मत। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है शिनचैन से सीखने के लिए। और शिनचैन इतना बढ़िया कैरेक्टर है, चाहे उसके दोस्तों के लिए चाहे हमारे लिए। जब भी आप शायद कुछ एपिसोड में आपने देखा होगा कि शिनचैन जब उनके दोस्तों के साथ नहीं रहता है तो वो काफ़ी उसे मिस करते हैं, कि कोई तो ऐसा फ़नी जो हमें हंसाता रहे वो रहना चाहिए हमारे लाइफ में। वैसे ही हम भी उसे काफ़ी मिस करते हैं, जब भी शिनचैन ना आ रहा हो तो हम काफ़ी मिस करते कि हाँ यार काश शिनचैन अभी आ रहा होता तो हम हंसते होते। तो आप भले ही कितने भी बड़े हो जाओ यार, तो शिनचैन देखना कभी मत छोड़ना। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, It was at this moment that he knew. He fucked up. हाँ तो हम मिस्टर बीन के बारे में आप बात करने वाले। तो मिस्टर बीन का एक एनिमेटेड शो भी आता था और लाइव एक्शन शो भी आता था, जिससे हमने बचपन में काफ़ी इन्जॉय किया होगा, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है मिस्टर बीन ने। रोवेन एटकिंसन को सलाम है उनकी एक्टिंग के लिए, जो इन्होंने हमारा मतलब बचपन सुधार दिया भाई, बहुत ही मज़ा किया। तो मिस्टर बीन से हमें कुछ सीख भी मिलती है। उसके पहले उसका एक एपिसोड के बारे में बात करना चाहूँगा कि एक एनिमेटेड शो में एक एपिसोड होता है जिसमें एलियंस मिस्टर बीन को उठा ले जाते हैं। एलियंस भी मिस्टर बीन जैसे ही दिखते हैं, उनके पास भी टेडी बियर जैसा एक अलग ही स्टफ टॉय होता है, मतलब कोई का जिराफ होता है, किसी के पास पेंगुइन होता है, ऐसे अलग अलग स्टफ टॉय सबके पास होते हैं। लेकिन वो लोग भी मिस्टर बीन को छोड़ देते हैं, मतलब गिरा देते हैं, जो थप से ज़मीन पर गिरता है। और लाइव एक्शन शो के जो इंट्रो होता है उसमें भी वही सीन हमें दिखाया गया कि मिस्टर बीन कहीं से मतलब गिरा है, तो वो एक या फिर ये क्रेजी थियरी है कि वो एक एलियन है। खैर वो सब जाने दो। मिस्टर बीन से हमें ये सीख मिलती है कि वो अपनी कंपनी काफ़ी इन्जॉय करता है, मतलब जो तन्हाई, जो अलोननेस जो कहते हैं ना कि हाँ मैं यार अकेला हूँ, मैं वो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो मिस्टर बीन से आप सीख सकते हो कि अकेलेपन को कैसे झेला जाए, मीन्स अपनी ही कंपनी को कैसे इन्जॉय किया जाए। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है भाई, अगर कोई हमें ठुकरा दे तो चल जाने दो यार, हम अपनी कंपनी को एंजॉय करो। अपने टेडी बियर के साथ खेलता रहता है, कभी डिप्रेशन पे नहीं आता।
और उसका एक अलग पर्सपेक्टिव, दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत ही डिफरेंट है। एक एपिसोड होगा जहाँ पे वो शॉपिंग करने जाता है, शॉपिंग करते हुए मतलब उसको पेन खरीदना होता है। अगर आप नॉर्मली आप खुद पेन खरीदने जाओगे तो देखोगे पेन, मतलब दुकान वाले से बोलोगे भाई तो तवा दिखाना, तो तवा वो दिखाएगा, अलग अलग दिखाएगा, आप खरीदोगे या फिर रिजेक्ट कर दोगे, नहीं खरीदोगे, यही होगा। लेकिन मिस्टर बीन क्या करता है, वो मतलब एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का तरीका उसका, वो मछली साथ में लेके जाता है। हाँ, मछली साथ में लेके जाता है और पेन का साइज़ चेक करने के लिए कि पेन मेरे को इतना बड़ा चाहिए, उतना बड़ा चाहिए, वो मछली लेके जाता है। तो ऐसे ही उसका देखने का, दुनिया का देखने का और मतलब नज़रिया काफ़ी अलग होता है। वैसे ही अगर आप भी दुनिया को देखने का नज़रिया अलग रखोगे तो लाइफ की जो ये बोरिंगनेस है, शायद ये अकेलापन, जो स्ट्रेस वगैरह जो है ना, प्रेशर वगैरह, वो सब काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो बी लाइक मिस्टर बीन। तो आप सभी ने अपना वैकेशन काफ़ी इंजॉय किया होगा। अरे वो स्कूल टाइम में जब मतलब कुछ दिनों की छुट्टियां रहती थी, 20-25 या फिर शायद किसी लोगों की ज़्यादा रहती होगी, तो काफ़ी आपने इंजॉय किया होगा। यहाँ वहाँ घूमने गए होगे, फैमिली के साथ गए होगे, शायद तक फ्रेंड्स के साथ गए होगे, बट मैं तो सिर्फ नानी के घर जाता था। खैर कोई नहीं, बट जो वैकेशन फिनियस एंड फर्ब ने बिताया है, जो कार्टून जिसमें मतलब हमने तो काफ़ी इंजॉय किया, लेकिन उन्होंने जैसा वैकेशन बिताया है शायद किसी ने बिताया होगा। आई थिंक बिताया वर्ड मतलब सही नहीं है, जो वैकेशन उन्होंने यूज़ किया है, उस टाइम का जो यूज़ किया है, शायद कोई कार्टून ही ना सही, हम खुद भी इतना इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं करते थे, सिर्फ घूमने जाओ और खेल कूद करते रहते थे। तो फिनियस एंड फर्ब में जो भाइयों का प्रेम तो मतलब होता ही है, फैमिली में भी काफ़ी एक प्यार होता है, लेकिन जो उनकी थिंकिंग होती है वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स होती है। खुद को बांध के नहीं रखते, कोई एक उनकी लिमिट नहीं होती। नहीं भाई, मैं जैसे हमको कह दिया जाता है कि तुम इतना ही काम करोगे, तुम यही करोगे, तुम इसके लिए ही बने हो, तो फिनियस एंड फर्ब ऐसे नहीं सोचते। नहीं, वो अपने आप को लिमिट, कोई बाउंडेशन नहीं रखते, वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते, कोई बड़ी चीज़ बनाने के लिए सोचते, हमेशा क्यूरियस रहते कोई टॉपिक के लिए, और हमेशा एक अच्छी बढ़िया चीज़ बनाते हैं और फुल्ली इंजॉय करते हैं। और मैंने एक बात कही कि वो फैमिली बॉय मतलब अपने फैमिली के लिए काफ़ी केयरिंग है। वो इसलिए क्योंकि जब भी कैंडेस उसे हमेशा फंसाने की कोशिश करती है, जो उसकी बहन होती है, वो फंसाने की कोशिश करती है कि हाँ इनके कारनामे मम्मी पापा देख ले और इनको पनिशमेंट दे। तो इस चीज़ में भी फिनियस दोनों मतलब फिनियस एंड फर्ब दोनों कैंडेस की मदद करते हैं। एक एपिसोड में तो फिनियस ने ये भी कह दिया कि इसमें तुम्हें अगर खुशी मिलती है तो मैं ये फंसाने में मदद ज़रूर करूँगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, हमें फिनियस एंड फर्ब दोनों से ही सीखनी चाहिए। फर्ब से भी एक चीज़ ये सीखनी चाहिए कि बोलना कम और काम ज़्यादा, तभी आप एक इफ़ेक्टिव काम कर पाओगे। और सुनना ज़्यादा, मतलब लिसनिंग पावर भी अगर फर्ब की देखें तो वो फिनियस की बातें काफ़ी सुनता है, समझता है और हिसाब से काम करता है, लेकिन ज़्यादा बातें करता नहीं है। बट वो कहते हैं ना, काम बोलता है, अपने ज़बान नहीं बोलते, काम बोलना चाहिए। तो फर्ब से हम ये सीख सकते हैं कि अपना काम इतना इफ़ेक्टिव करो कि हमारा काम बोले, ना कि हमें खुद अपने काम की बढ़ाई करनी पड़े। यार आजकल लोग एनीमे काफ़ी देखने लगे, मतलब इंडिया में एनीमे एकदम पीक पर चला गया है, पर ऐसा क्यों भाई? आजकल के बच्चे एनीमे देखते हैं ताकि लोगों को लगे कि भाई ये किसी कोठी पकड़ने वाला बच्चा है। तो अब हम नारुतो के बारे में बात करेंगे, नारुतो सीरीज के बारे में। तो अगर आपने नारुतो नहीं देखा तो देख लो यार, लाइफ का ट्रूथ है उसमें, तो नारुतो ज़रूर देखना। नारुतो सीरीज़ में मतलब नारुतो कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो नारुतो कैरेक्टर एक निंजा है लीफ विलेज का। मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आप चाहे देखने तो देख लेना। तो लीफ विलेज का एक निंजा ये है जिसके अंदर एक मॉन्स्टर होता है, मतलब उसके कैरेक्टर मतलब कहानी में ऐसा है। तो नारुतो के अंदर एक मॉन्स्टर होता है जिसके कारण वहाँ के जो लोग हैं, जो लीफ विलेज है, वहाँ के लोग उससे हेट करते हैं, कि उससे दूर भागते कि ये अगर हमारे पास आ गया तो कुछ बुरा हमारे साथ हो जाएगा, या फिर ये मॉन्स्टर में खुद बदल गया तो हमें मार देगा, या फिर कुछ मतलब काफ़ी हेट करते हैं नारुतो कैरेक्टर से। बट फिर भी नारुतो उनसे इतना हेट नहीं करता। हाँ, वो लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए शरारतें ज़रूर करता है, बट अपने विलेज से उतना हेट नहीं करता। हाँ, दुखी ज़रूर रहता है कि उसका अकेलापन, मतलब अकेले रहना पड़ता है पूरा दिन, मतलब अकेला ही रहता है, कोई उसके पास नहीं आता, खेलता भी नहीं है, उसे उस बात का दुख ज़रूर होता है, लेकिन वो अपने विलेज वालों को हेट नहीं करता। नारुतो जैसे भी और भी कैरेक्टर्स है जिनके अंदर मॉन्स्टर होता है और सेम नारुतो जैसा बिहेवियर उनका रहता है। जैसे कि गारा एक कैरेक्टर हो गया, बट गारा का जो कैरेक्टर है वो एक विलेन जैसे कैरेक्टर, मतलब विलन जैसा कैरेक्टर बन जाता है। वो अपने विलेज वालों को मार देता है, जो भी उनके पास आवे ख़त्म कर देता है। मतलब हेट जैसा उसके साथ उसके हेट मिली वैसी ही हेट वो सामने वाले को भी देना चाहता है।
तो गारा एक ऐसा कैरेक्टर बन जाता है। बट अब नरूटो की बात करें तो नरूटो फिर भी सबसे प्यार ही करता है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, हमें नरूटो से सीखनी चाहिए। और हमेशा कोई नई चीज़ सीखने के लिए एक्साइटेड रहता है नरूटो, तो वो चीज़ भी हमें सीखनी चाहिए। एकदम फुल ऑन डेडिकेशन और अपने ड्रीम को पाने की पूरी चाहत तो होती है, लेकिन 100% हार्ड वर्क कर देना उसके पीछे। अगर आप नरूटो के अलावा दूसरे भी कैरेक्टर जैसे देखोगे, सास्के, साकुरा और शिकामारू, बाकी सब दूसरे जितने भी कैरेक्टर्स है, स्टार्टिंग में आप देखोगे कि तो सब भी नरूटो से ज़्यादा स्किलफुल होते हैं। बट नरूटो का जो ड्रीम होता है होकागे बनने का, मतलब पूरा टॉप विलेज का जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है वो बनने का, ताकि सब उसे प्यार करे, वो उसका एक ड्रीम होता है। जबकि वो इतना स्किलफुल स्टार्टिंग में नहीं होता है, बट अपने हार्डवर्क के कारण, अपने पैशन के कारण वो आगे ज़रूर होकागे बन जाता है। सॉरी स्पॉयलर्स, क्या बोला तूने? सॉरी स्पॉयलर्स। चीटिंग करता है तू। तो नारुतो सीरीज से ही अगला एक कैरेक्टर है जिसे हमें सीख लेनी चाहिए, वो है रॉक ली। तो नारुतो सीरीज़ की जो दुनिया है, तो इसमें लोग निंजुत्सु यूज़ करते हैं, गेंजुत्सु और टाइजुत्सु। तो निंजुत्सु एक ऐसी चीज़ है, मतलब आपने अगर निंजा हथौड़ी देखा होगा, तो जैसे वो निंजा टेक्निक्स यूज़ करता है, बेसिकली वो एक निंजुत्सु ही है, बस उसका एक अपर लेवल है। गेंजुत्सु एक चीज़ है, मतलब कोई निंजा किसी को इल्यूजन में डालना चाहता हो, मतलब सामने वाले निंजा को कोई भ्रम में डालना चाहता हो, तो वो गेंजुत्सु यूज़ करता है, तो उसे गेंजुत्सु कहते हैं। ताइजुत्सु सिंपली हैंड टू हैंड जो कॉम्बैट होता है वो होता है ताइजुत्सु। तो रॉक ली एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसे निंजुत्सु और गेंजुत्सु नहीं आता, लेकिन टाइजुत्सु उसका बहुत स्ट्रांग होता है। और नारुतो सीरीज़ में ऐसा होता है कि मतलब जिसे निंजुत्सु और गेंजुत्सु नहीं आता उसे बहुत ही पुअर निंजा, बहुत लो लेवल का निंजा समझा जाता है, मतलब इतना स्ट्रांग नहीं समझा जाता। रॉक ली ने वो चीज़ बदल दी, मतलब अपनी स्ट्रेंथ पे उसने इतना फोकस किया, अपने ताइजुत्सु यानी कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे इतना फोकस किया कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बन गया। तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे, हाँ ये बात सही है कि आप अपने वीकनेस को कम करो, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेंथ पे भी ज़रूर फोकस करना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर भी फोकस करना चाहिए, उस पर मेहनत करते रहना चाहिए, हार्डवर्क करते रहना चाहिए। आजकल मतलब ऐसा हो गया कि कोई आदमी एक मुकाम तक पहुंच जाता है, मतलब काफ़ी मेहनत करके पहुंचता है, फिर बाद में वो मेहनत करना छोड़ देता है। मतलब वो ये समझता है कि हाँ भाई मैं इस मुकाम पे पहुंच गया, अब मुझे क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो जो अपना जो मुकाम जो है, जो सक्सेस उसने जो पाई है, उसको स्टेबल रखने के लिए भी हार्डवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रॉक ली से हमें ये सीखना चाहिए कि हार्डवर्क कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो रॉक ली अगर ये भी चीज़ मानता है कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट हमेशा, मतलब रॉक ली कभी भी अपने लक पे रिलाई नहीं करता। तो ऐसे काफ़ी लोग डिबेट्स भी करते हैं कि स्मार्ट वर्क ज़्यादा अच्छा है कि हार्ड वर्क। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्मार्ट वर्क अच्छा है, स्मार्ट वर्क से ही आपके काम ज़्यादा आसान हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ भी ज़रूर बता देना चाहूँगा कि हार्ड वर्क के बिना स्मार्ट वर्क इज़ इम्पॉसिबल। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते तब तक स्मार्ट वर्क आप कर ही नहीं सकते। एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपको 1 किलोमीटर तक पैदल चलना है, जाना है, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर तक जाना है, तो आप इसमें स्मार्ट वर्क ऐसा कर सकते हो कि भाग के जा रहे हो, ठीक है, भाग के जा रहे हो, या फिर आप पैदल जा रहे हो। तो भाग के जाने के लिए भी पैदल चलना ज़रूरी है, समझ रहे हो मेरी बात। अगर आपको चलना ही नहीं आता तो आप भागोगे कैसे। तो आपको अगर स्मार्ट वर्क करना है यानी भागना है, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यानी चलना सीखना पड़ेगा, समझ गए। तो इसी कारण मैं यही कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क इज़ मच नीडेड। इसलिए रॉक ली जैसा हार्ड वर्क करो अपने जीवन में और सक्सेस को अचीव करो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर मुझसे कोई कैरेक्टर छूट गया है जिसे आपको ऐसा लगता है कि मतलब बताना चाहिए था, जिसे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। इस लिस्ट से आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और वीडियो को तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।